नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। सीधे जुड़ लेते हैं मुंबई से भाऊ तोरसेकर जी के साथ और सीधे उन्हीं से बातचीत शुरू करते हैं। भाऊ बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार भाऊ। आज तो राहुल गांधी ने तैरकर भी दिखा दिया, मछली पकड़ करके भी दिखा दिया। इससे पहले मोटर बाइक सुधारना सीख चुके हैं, कुलियों का सामान ढोते हुए दिखाई दिए हैं, खेत में धान रोपते हुए दिखाई दिए, बढ़ईगिरी सीखते हुए, राजमिस्त्री का काम सीखते हुए, ट्रक ड्राइवर के साथ सफर करते हुए, सब्जी मंडी में लोगों से बातें करते हुए दिखाई दे चुके हैं। अब तो मान लेना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री पद के गंभीर दावेदार हैं। नहीं, दावेदार तो वो जन्म लिया उस दिन से है ना, उसमें कोई कौन सी दावेदार का मतलब क्या होता है? दावेदार तो वो पहले दिन से है, जिस दिन उन्होंने पहली सांस ली है उस दिन से है। गांधी नेहरू खानदान से, जिस खानदान में सिर्फ प्रधानमंत्री पैदा होते हैं, तो दावेदार तो पहले दिन से। इसके लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो टाइम पास के लिए करते हैं ये सब। हाँ, और एक बात होती है कि इसमें उनकी दिलचस्पी ज्यादा है, और बाकी पॉलिटिक्स बीच में कभी समय मिलता है तो कर लेते। तो ये चीजें करना उनके लिए, मुझे लगता है शायद तेजस्वी नाराज है, उनको खुश करने के लिए मछली पकड़ने गए होंगे। क्योंकि तेजस्वी के साथ मैंने एक बार किसी हवाई जहाज में मछली खाते हुए राहुल और तेजस्वी को देखा था। तो बीच में देर तक तेजस्वी के नाम पर उन्होंने मंजूरी नहीं दी थी सीएम फेस के लिए। तो तेजस्वी शायद गुस्से में हो गए, उनको खुश करना है तो ताज़ा ताज़ा मछली पकड़ कर लाया हो ये बताना पड़ेगा, इसलिए गए हो गए। और दूसरी बात है, पानी में उतर के किया है तो वो छठ के बारे में कुछ इधर उधर वो बक दिया था, तो उससे बिहार के लोग नाराज है कि पानी में बिना उतरे छठ पूजा की मजाक उड़ाते हैं। तो देखो, मैं भी पानी में उतर गया, और छठ की पूजा तो पानी में उतर के होती है, मैं भी पानी में उतर गया, दिखाने के लिए क्या हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। पर इससे ये भी तो शो होता है कि राहुल गांधी के पास देखिए समय समय है। मतलब राजनीति भी कर रहे हैं, फैसले भी ले रहे हैं, पार्टी को चला भी रहे हैं, पार्टी को डुबो भी रहे हैं, और पार्ट टाइम में अपने कैमरामैन के साथ इस तरह की गतिविधियों में भी वो लगे ही रहते हैं। हाँ, लगा लगा रहना भी जरूरी है ना उनको, और क्या करेंगे बेचारे, करने के लिए तो कुछ है नहीं। देखो, एक बात होती है, अगर हमारे मराठी में एक बड़े पीएल देशपांडे करके थे, बड़े फेमस सरकास्टिक लिखने वाले थे। उन्होंने एक बार किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बस के बारे में लिखा था, तो वो मुझे याद आता है। उन्होंने लिखा था कि इस बस में हॉर्न छोड़कर सब कुछ बज रहा है। तो राहुल गांधी का वर्णन, हम वो राजनीति छोड़कर सब कुछ करते हैं। जो देशपांडे हमारे, जो उन्होंने लिखा था कि इस गाड़ी में बाकी आवाज ना आए तो चलेगा, लेकिन हॉर्न बजना चाहिए, क्योंकि कोई इमरजेंसी हो जाती है तो हॉर्न बजाया जाता है। तो उन्होंने लिखा था इस गाड़ी में, इस बस में हॉर्न छोड़कर सब कुछ बज रहा है। तो राहुल गांधी बिल्कुल उसी तरीके से बड़े अच्छे दावेदार है प्रधानमंत्री पद के, कि उसके लिए जो जरूरी है राजनीति, वो छोड़कर बाकी सब लोग वो कर लेते। तो ये राहुल गांधी की खासियत है कि जो जो कुछ नहीं करना चाहिए वो सब कुछ कर लेते। तो हमको भी, हमें वो एंजॉय करना चाहिए। फ्री के एंटरटेनमेंट है तो एंजॉय करना चाहिए। पर भाऊ एक संदेश तो सबको जाता है। छोटी छोटी विफलताओं से लोग टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, कंधे ढीले छोड़ करके बैठ जाते हैं।
अगला 90 से ज्यादा विधानसभा चुनाव हार चुका, 3 लोकसभा चुनाव हार चुका, 3 बार लोकसभा के स्पीकर का चुनाव हार चुकी पार्टी, 2 बार राष्ट्रपति पद का चुनाव हार चुकी, 3 बार उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हार चुकी, यानी सेंचुरी मार चुकी है उनके नेतृत्व में कांग्रेस। लेकिन अगला इन सब चीजों को दिल पर नहीं लेता, हमेशा बहुत हल्के फुल्के मूड में दिखाई देता है, विदेशों की सैर नहीं छोड़ता, या इस तरह के जो भी एंजॉय के मनोरंजन के मौके मिलते हैं तो मनोरंजन कर लेता है, टेंशन कहीं दिखाई नहीं देती। हाँ, वो भी आपको याद होगा, शरद जोशी नाम के व्यंग लिखने वाले एक हिंदी साहित्यिक लेखक हुआ करते थे। उनका एक मुझे याद आता है, ऐसा व्यंग लिखा था, बहुत बढ़िया व्यंग लिखा था, 80 के दशक की बात है। वो मैंने एक प्रोग्राम में वो पढ़ते हुए सुना था, उन्होंने बहुत बढ़िया पढ़ा था और लिखा था। तो उस समय गावस्कर का था जमाना, तो उनके वो लेख था, उसका शीर्षक था गावस्कर को बनाने में मेरा योगदान। तो योगदान क्या था? वो बोले कि गावस्कर गावस्कर बन गया क्योंकि मैं क्रिकेट खेला ही नहीं। अगर मैं खेलता तो ये सब रिकॉर्ड मैं भी कर सकता था, लेकिन जबकि मैं खेला नहीं, इसलिए गावस्कर ने बनाया वो रिकॉर्ड हो गया। तो अगर मैं खेलता तो गावस्कर ये रिकॉर्ड नहीं कर पाता। तो जो मोदी जी कुछ भी कर रहे हैं उसमें राहुल गांधी का बड़ा योगदान हमें मान लेना चाहिए, क्योंकि ये सीरियसली मोदी को हराने की कोशिश नहीं कर रहे, पॉलिटिक्स सीरियसली नहीं कर रहे, कुछ भी सीरियसली नहीं कर रहे। एक किस्मत की बात है उनके माँ की और बाकी लोगों की कि वो सीरियसली सांस लेते। अगर सांस भी सीरियसली ना लेना बंद कर देंगे तो क्या हो सकता है, ये सोचो आप। और अगर आप खुद कुछ बात सीरियसली नहीं कर रहे हो, सीरियसली नहीं ले रहे हो, तो बाकी लोग भी सीरियसली नहीं लेते ना। अब बिहार के चुनाव के लिए आप आए हो, आप पानी में उतर जाओगे, मछलियां पकड़ोगे, ये सब करने की क्या जरूरत है? अब चुनाव है ना। हाँ ठीक है, पिकनिक को आप जाते हो कहीं थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया या कोलंबिया जाते हो, तो वहां ये सब बातें करते हो, कोई बात नहीं ना, वो वही करने के लिए जाते हैं। लेकिन जब आप चुनाव के लिए जाते हो, पॉलिटिक्स करने के लिए जाते हो, आप पदयात्रा पे निकलते हो, तो ये सब बातें वहां करने की होती नहीं है, वहां करने की बात नहीं होती ना। तो अगर वो करोगे तो आप सामने वाले की बहुत सारी मदद करते हो, क्योंकि लोगों के सामने आप इस ढंग से पेश आते हो कि ये तो सीरियस नहीं है, हम उसके पीछे सीरियसली कैसे जा सकते। तो जो वोटर है वो कांग्रेस से या कांग्रेस का जो गठबंधन होगा उससे दूर होने के लिए राहुल गांधी बहुत मदद करते। अब क्यों करते हैं इसका जवाब तो बेचारे राहुल गांधी को भी पता नहीं, क्योंकि फिर कोई भी सवाल सीरियसली नहीं लेना ये इनका नेचर है। अब आप पूछोगे कि भाई ऐसा क्यों है, तो वो बेचारे राहुल गांधी को भी मालूम नहीं है, और कुछ भी मालूम नहीं, इसलिए तो वो सर्वज्ञानी है, हर बात पर वो ज्ञान देते रहते। स्कूल में जाएंगे, मिस्त्री के पास जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, तो सबको ज्ञान बांटते। अब कहां से लाया उसका पता नहीं, अब ज्ञान कहां से लाया उसका पता नहीं है, तो हर एक को 3-3 लाख रुपए डायरेक्ट आपके खाते में डाल देंगे, वो भी कहां से आएगा ये जवाब देने की उनको जरूरत नहीं लगती। क्यों? टाइम पास में लगे हुए, टाइम पास। अब 57 साल की उम्र हो गई है, उसके बावजूद अगर कोई इंसान सीरियसली नहीं ले रहा है, मुझे कई एक कॉमेडी सीरियल में कोई एक किरदार याद आता है, तो वो 4 बार बोर्ड की परीक्षा फेल हो गया, तो सामने वाला पूछता है तो क्या स्कूल छोड़ दिया? नहीं नहीं, वो बोले पिताजी ने स्कूल से नाम निकाल दिया, नहीं तो हमको तो और पढ़ना था।
तो राहुल गांधी बिल्कुल वो कैरेक्टर है। बाप ने स्कूल से निकाल दिया इसलिए, वरना और 15 बार फेल हो जाता, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो लेकिन ऐसा नहीं बोलता, वो क्या बोलता है कि पिताजी ने स्कूल से नाम दाखला कैंसिल कर दिया, वरना हमको तो बहुत पढ़ना था। और बहुत पढ़ने का मतलब क्या था, हर बार परीक्षा को फॉर्म भरना और फेल हो जाना। तो राहुल गांधी का वो कैरेक्टर है, तो चलता रहेगा। उनकी पर माँ भाव अगर उन पर गुस्सा नहीं कर रही है, उनकी दीदी या बहना है, वो अगर उन पर नाराज नहीं, तो हम क्यों नाराज हो। हाँ, लेकिन बिल्कुल हमें हमें हमारे लिए इम्पोर्टेंस है कि उनका एक योगदान है, मोदी की सब, मोदी ने जो कुछ रिकॉर्ड बनाए, अच्छे काम किए, उसमें राहुल गांधी का बड़ा योगदान है। बिल्कुल सही बात है। पर भाऊ जब बाकी दल इतने सीरियस नहीं दिखाई दे रहे थे, तब राहुल गांधी तो यहाँ वोट अधिकार यात्रा करके चले गए थे 15-16 दिन। तो तब भी उनको हम सीरियसली ना लें, ये तो उनके साथ बड़ी ज्यादती है। नहीं नहीं, वही बोल रहा हूं ना मैं, उस समय चुनाव नहीं था। आप बोल रहे हैं वो बाकी राजनीति सीट का बंटवारा करो, अलग अलग जो मित्र दल है उनके साथ बैठ जाओ, मीटिंगें करो, भाई तुम इतने सीटें ले लोगे, हम इतने ले लेंगे, पिछली बार ये हुआ था, ये सब बैठ के डिबेट करना, विमर्श करना, उसकी जरूरत थी। उस वक्त पदयात्रा की जरूरत नहीं थी, क्योंकि चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ था। तो चुनाव डिक्लेयर होने के बाद आप टाइम पास कर रहे हो, और जब टाइम पास करने का समय था या विमर्श करने का टाइम था, आप चुनाव के प्रचार में निकल पड़े थे। तो समय ये है कि सीरियस, वो सीरियसली वो बात लेते हैं जो सीरियस होती नहीं, और इसलिए एक तरीके से सीरियस बात को राहुल गांधी मजाक बना देते। तो इसलिए वो अगर खुद को या उनके काम को सीरियसली नहीं लेते, तो बाकी लोग भी समझते कि इनसे कोई सीरियसली होने वाला नहीं है। तो कांग्रेस भी एक मजाक का मुद्दा बन गया, मजाक का मुद्दा बन गया। और भाऊ इतना इतनी बड़ी पार्टी, उसमें इतनी व्यस्तताओं के बीच में वो मलेशिया की यात्रा भी कराए, लैटिन अमेरिका के 3 देशों की यात्रा भी कराए। तो ये तो एक उपलब्धि है उनकी कि वो बाहर के जितने उनके मसले होते हैं उनको जरूर याद रखते हैं और जाते हैं, होकर के आते हैं, भाषण दे करके आते हैं, जहां जहां जरूरत होती है या जरूरत नहीं भी होती है वहां भी जाते हैं। नहीं, वो तो जिम्मेदारी उनकी नहीं है ना। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने वोट चोरी का वो सब प्रूफ लाया, कुछ वोटर लिस्ट दिखाया, इसमें ये है, उसमें वो है, मरे हुए है, जो जिंदा है उनको मरा डिक्लेयर किया है। ये सब बोलने के बाद उन्होंने क्या कहा, डेमोक्रेसी बचाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, बिल्कुल हंगामा खड़ा करना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन जो मुद्दा है वो निपटा देना, उसको उसका सॉल्यूशन निकालना, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। हंगामा खड़ा करना, वो पार्लियामेंट में हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो, हर जगह हंगामा खड़ा कर देना, बवाल खड़ा कर देना, ये उनकी जिम्मेदारी है। तो वो भली अच्छी तरीके से वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हाँ, बाकी सब आप करो, आप जो जो कुछ करना है करो, उसके खराबी मैं करूंगा, फिर से आप उसकी रचना करो, आप रचना करोगे, मैं बिगाड़ दूंगा। कुछ भी बिगाड़ना जो है वो मेरी जिम्मेदारी है। ये राहुल गांधी ने खुद के लिए जिम्मेदारी बना दी है कि बाकी सब लोग कुछ जुगाड़ करे, वो जुगाड़ में बिगाड़ करना, ये राहुल गांधी की जिम्मेदारी बन गई। भाऊ इनके आजकल एक और सलाहकार हैं योगेंद्र यादव, उस पर आपने भी एक प्रोग्राम किया है। हरियाणा के बारे में तो उन्होंने ऐलान किया था कि आंधी, फिर कहा कि सुनामी, उसके आगे भी उन्होंने कहा कि उसके आगे भी कुछ होता है तो वो हो सकता है।
लेकिन रहने वाले हरियाणा के ही हैं, गुड़गांव के रहने वाले हैं। अपनी अपने भी चुनाव हार चुके हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सलाहकार बने हुए हैं। वो पहुंचे बिहार और बिहार में कहा कि समय पर रोटी पलटिएगा नहीं तो जल जाएगी, और रोटी भी जलेगी और बिहार भी जलेगा। उन्होंने ये भी लगे हाथ कह दिया। तो योगेंद्र यादव को आप कितना सीरियस मानते हैं? क्योंकि ये सेफोलॉजिस्ट रहे हैं प्रणय राय के टाइम में, दूरदर्शन के ज़माने में हमने देखा, फिर एक जब प्राइवेट चैनल शुरू हुए तब भी देखा उनके बराबर में बैठे हुए, बड़ा चबा-चबा करके बोलते हैं। लेकिन राजनीति की कितनी समझ है, और एक बार प्रधानमंत्री ने शायद इन्हीं जैसे लोगों के लिए आंदोलनजीवी शब्द का प्रयोग पार्लियामेंट में खड़े होकर के किया था। नहीं, ये आंदोलन जीवी नहीं, मैं इनको कैमरा जीवी बोलता हूं। जब कैमरा के सामने नहीं होते तब योगेंद्र यादव कहां होते, उसका जवाब आपके पास है। हमने उनको सिर्फ कैमरा पर देखा है। फिर उनके मुंह को किसी ने काली पूछी थी, वहां से लेकर राहुल गांधी की पदयात्रा में हो, या किसी टीवी के चैनल पर हो, या किसी आंदोलन में हो, तो वो कैमरा के सामने होते। इसलिए मैं मानता हूं कि ये कैमरा जीवी है, आंदोलन जीवी नहीं। आंदोलन का मतलब रास्ते पर लोग उतर जाते हैं, मार खाते हैं, जिसको लोग अरेस्ट किया जाता है, पुलिस अरेस्ट करती है, जेल जाते हैं, केसेस फेस करना पड़ता है, वो आंदोलन जीवी होता है। मैं मेधा पाटकर को आंदोलनजीवी बोलता हूं, और बहुत सारे लोग हैं जो आंदोलनजीवी। योगेंद्र यादव आंदोलनजीवी नहीं, वो कैमरा जीवी है। और सिर्फ कैमरा पर जितने आंदोलन होते हैं उसमें योगेंद्र यादव होते हैं। अब ये दूसरी बात है, ये इन्होंने जो बिहार के बारे में कहा है वो उन्होंने खुद के बारे में कहा है। उन्होंने जो कहा है वो महाराष्ट्र की शब्दावली है, हमारे शरद पवार की शब्दावली है। मराठी मीडिया में हमेशा शरद पवार ने शर्ट भी बदल दी तो लोग बोलते कि भाकरी फिरवली, यानी रोटी पलटी, क्योंकि अगर रोटी नहीं पलटी तो रोटी जल जाएगी, इसलिए रोटी बदलना पड़ता है। ये शरद पवार ने कहा था कभी एक बार 20-25 साल पहले, वहां से लेकर मराठी मीडिया में एक फ्रेज बन गए, शरद पवारांनी भाकरी फिरवली। अब इतनी शरद पवार की हालत बुरी है, ढूंढते फिर रहे कहां चूल्हा जल रहा है और किस चूल्हे पर तवा है, तो मैं अपनी रोटी सेक लूं। लेकिन ना चूल्हा मिल रहा है ना तवा मिल रहा है। तो ये शरद पवार की जो शब्दावली उठाकर बारामती से लाए और उन्होंने कहा कि बिहार की रोटी जली हुई है, उससे बहुत लोग गुस्सा हो गए कि 20 साल से अगर रोटी नहीं हिलाई और जल गई है तो कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार एक जली हुई रोटी है, उसको पहले पलटो। अगर 50-70 साल से कांग्रेस के तवे पर जल रही जो रोटी है उसको पहले पलटो। 4 जनरेशन हो गया, वहां की रोटी आप नहीं पलट रहे तो किसको पलट रहे हो? इसका कारण साफ है कि खुद योगेंद्र यादव ये जली हुई रोटी है, वो कोई नहीं खा पा रहा है ना कोई चबा पा रहा है। आम आदमी पार्टी में गए, उन्होंने काट कर देखा, चबा कर देखा, थूक दिया केजरीवाल ने। फिर उन्होंने अपने लिए कोई चूल्हा और तवा बनाने की कोशिश की, स्वराज इंडिया वगैरह वगैरह, उसकी कोई दाल नहीं गली। फिर ये हमारे राहुल गांधी की पदयात्रा में चले गए, फिर किसान आंदोलन में चले गए, फिर शाहीन बाग आंदोलन में चले गए। हर जगह ये अपनी जली हुई रोटी लेकर जाते हैं, क्योंकि योगेंद्र यादव ही खुद एक जली हुई रोटी है। ना उसको कोई दूसरी तरह से पकाना चाहता है, ना कोई इनको चबाकर खाना चाहता है। हर बार थाली से निकालकर बाहर फेंक देते। तो जो खुद है एक जली हुई रोटी है, तो वो दूसरे के नाम पर बोलते कि बिहार जली हुई रोटी है, उसमें परिवर्तन आना चाहिए। ये अगर खुद में परिवर्तन नहीं कर पा रहे, अगर देखो एक बात होती है, रोटी पलटी नहीं तो जलती है, लेकिन अगर आप जो कोई कोशिश कर रहे हो उसके कोशिश में अगर लगातार फेल्यूर आ रहा है, अपयश आ रहा है, कुछ
वो साधा नहीं जा रहा है, तो आपको ये बात करनी चाहिए कि उसमें कोई बदलाव लाने जरूरी है कि क्या मैं गलती कर रहा हूं, क्या गलती हो रही है, इसमें क्या गलतियां है वो दूर करनी चाहिए, बदलाव उसमें लाना चाहिए। अगर आपके बर्ताव में, आचरण में कोई बदलाव नहीं आ रहा है और बार बार जहां जहां जाते हो जिस भी तवे पर जाकर अपनी रोटी सेकना चाहते हो वो हर रोटी जल जाती है, उसका मतलब आपकी रोटी में कुछ गलती है और आपके फिर भी आप नहीं पलट रहे हो, इसका कारण ये कि आपके दिमाग में गलती हो चुकी है। तो योगेंद्र यादव को खुद को बदलना पड़ेगा, खुद में परिवर्तन लाना पड़ेगा, लेकिन वो समझने के लिए उनका दिमाग ठिकाने पर कहाँ है। कोई भी गलती हो जाती है तो उसमें सुधार लाने के लिए सोचना पड़ता है और सोचने के लिए दिमाग होना जरूरी होता है। जिनका दिमाग ही डीएक्टिवेट हो गया है, काम नहीं कर रहा है, वो परिवर्तन क्या लाएगा? वो दूसरों को बोलेगा परिवर्तन लाओ परिवर्तन लाओ। अरे तुम खुद के दिमाग में थोड़ा परिवर्तन करो, खुद की सोच में थोड़ा परिवर्तन करो। आपको याद होगा 2019 के चुनाव के नतीजे आने के बाद एक दिल्ली के किसी सेमिनार में शामिल होते हुए इन्होंने कहा था कि कांग्रेस को मर जाना चाहिए, कांग्रेस मस्ट डाई। और बिल्कुल वही बिल्कुल। 2 साल के बाद राहुल गांधी की पदयात्रा में घूमने लगते हैं कांग्रेस को संजीवनी देने। अब कांग्रेस मस्ट डाई मतलब कांग्रेस मरी नहीं है, मरनी चाहिए लगता था, और मरी भी नहीं तो बोलते उसको संजीवनी देनी चाहिए। तो इनका दिमाग कितना घूम गया है, और घूम गया है, अकल तो बची नहीं है। और इसीलिए जो ज्ञानी है, सबसे बड़े ज्ञानी है, बड़ी भारी आवाज में बोलेंगे और हर चीज की जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अरे कम से कम वो क्या है बोलते हैं एम्स वगैरह, वहां जाओ, अपनी दिमाग की निष्पक्ष जांच करके ले लो कि दिमाग ठिकाने पर है कि नहीं, तो पता चलेगा गड़बड़ कहां है। पर ये सबके साथ खड़े हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन लोगों को अगर है किसी से, तो वो नाम है नरेंद्र मोदी। ये ग्रंथि क्या है इन लोगों की? नहीं देखो, मैंने परसों की बात है आदि अचिन के प्रोग्राम में बोल दिया था, हम बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। अब 10-15 पीढ़ियों से शायद ये चलता आया है, आपने बोला होगा, मैं भी बोला हूं कि सच परेशान होता है, पराजित नहीं। ये हम बोलते हैं लेकिन हमारे सामने एक सच खड़ा है। 24 साल से वो सच परेशान है, पराजित होता नहीं। उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और इनका दुखड़ा जो है वो बिल्कुल वही है कि हम इसको 24 साल से परेशान कर रहे हैं, 2002 से लेकर 2025 आ गया, ये पराजित नहीं हो रहा है। और क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वही तो सच है, मोदी ही सच है। ये मान नहीं पा रहे, ये इनकी तकलीफ जो है वो है कि ये सच्चाई मानना नहीं चाहते कि बार बार मोदी जीत रहे, बिल्कुल नहीं जीत रहे, सच्चाई जीत रही है। अब ये बोल रहे सच्चाई का मतलब ही झूठ है, वोट चोरी हो रही है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ है, चुनाव आयोग बोगस है। सच क्या है? सच क्या है? अभी कल इनके सत्य हिंदी के इस पर मैंने एक वीडियो का हेडिंग देखा, सुना नहीं है, उसमें था कि अगर निष्पक्ष चुनाव हो जाते हैं तो कांग्रेस और इंडी अलायंस जीतनी चाहिए, तो निष्पक्ष कैसे हो गया? आप अगर बोल रहे हैं कि जज मेरे तरफ से अगर क्या बोलते डिसीजन देता है, वर्डिक्ट देता है, तो ही न्याय हुआ, यानी आप बोल रहे हो कि उसको निष्पक्ष होना नहीं होना चाहिए, उसको पक्षपाती होना चाहिए। और मेरे तरफ पक्षपात करके उन्होंने मैं जो बोल रहा हूं वही मान लेना चाहिए, तब जाके वो निष्पक्ष होगा। तो आप समझे?
कि ये बोल रहे हैं कि सच को झूठ बोल दो या झूठ को सच बनाओ, तभी निष्पक्ष होगा। तो ये उनके शब्दकोश की बात है, उनकी डिक्शनरी अलग है, हमारी डिक्शनरी अलग है, दुनिया की डिक्शनरी अलग है। तो वो बोलते रहेंगे, हमको इग्नोर करना जरूरी है। मैं इनको इग्नोर करता हूँ। हाँ, थोड़ा टाइम पास करना है तो मैं उसके मजे लेता हूँ, उससे ज्यादा मैं सीरियसली नहीं लेता। ये चीजें सीरियस लेने जैसी है ही नहीं। हाँ, लेकिन खिलौने जैसा टाइम पास के लिए ये लोग होने भी चाहिए। कोई भी सर्कस देखने जाता है तो सर्कस में जो जोकर होता है, विदूषक होता है, लोग एंजॉय करते हैं ना उसको। जोकर को लोग एंजॉय करते हैं, सीरियसली नहीं लेता। तो वैसे ये जोकर है, उनकी भी जरूरत होती है। पॉलिटिक्स में हो, सच्ची जिंदगी में हो, सर्कस में हो, या किसी कथा कहानी में हो, जोकर का जरूरी होता है ना जोकर। और जोकर और एक है योगेंद्र यादव। ये जोकर क्यों है? ये इनके जैसे सेक्युलर एनालिस्ट जो है वो जोकर में मजाक करके नहीं बोल रहा हूं। आपको ताश के पत्ते जो होते हैं उस खेल में भी जोकर होता है। उसको जोकर क्यों बोलते हैं? वो किसी भी सीक्वेंस में फिट हो जाता है। तो योगेंद्र यादव वैसा जोकर है, किसी भी सीक्वेंस में फिट हो सकता है। किसान नेता बन जाता है, फिर शाहीन बाग में आंदोलन जीवी बन जाता है, फिर राहुल गांधी की पदयात्रा में चमक जाता है, क्योंकि वो जोकर है। भाऊ, एक घटना और हुई है। 2 दिन से पटना आसपास बिहार में मौसम बड़ा खराब था। कई नेता टेक ऑफ नहीं कर पाए, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाए। तो नीतीश बाबू 74 साल के हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं हो रहे हैं, सड़क मार्ग से चलेंगे। और जहां जहां उनकी सभाएं लगी हुई थी, दोनों दिन उन्होंने करीब करीब 300 किलोमीटर की यात्राएं की। 74 ईयर्स में 300 किलोमीटर की यात्रा सड़क से की। सभा स्थल पर पहुंचे, संबोधित किया, लोगों से मिले, प्रत्याशियों की हौसला अफजाई की, उनके जिताने की लोगों से अपील करी। तेजस्वी यादव पटना में अपनी गाड़ी में बैठे हुए, दूसरी जगह एक कुर्सी पर बैठे हुए, अपने मोबाइल फोन पर जो सभाएं लगी हुई थी वहां उन सभाओं को मोबाइल फोन के स्पीकर से संबोधित कर रहे थे। और ये एक्सक्यूज दे रहे थे कि चूंकि हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाया, मेरा मौसम बहुत ही खराब है, इसलिए मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैं आपके पास नहीं पहुंच पा रहा हूं। आप लोग हमें जिताइए, हम आपकी सारी आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। तो जितना नॉन सीरियस राहुल गांधी हैं, उससे कहीं ज्यादा नॉन सीरियस तो तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे हैं। जब 74 साल के नीतीश जा सकते हैं बाई रोड, तो 35 साल के तेजस्वी क्यों नहीं जा सकते थे? नहीं, कैसे जाएंगे? वो जमीनी नेता है ही नहीं ना। वो जमीनी नेता है नहीं। वो हवा से उड़कर यहां से वहां जाएंगे, वहां से वहां जाएंगे। वो देखो, अपना नीतीश कुमार जो है वो जमीनी नेता है। उम्र से क्या मतलब है? उम्र से क्या मतलब होता नहीं है। आपको जाने की इच्छा होनी चाहिए कि लोग अगर वहां प्रतीक्षा कर रहे हैं तो मुझे जाना चाहिए। अपनी सेहत की परवाह ना करते हुए निकल पड़ते हैं, क्योंकि वो जमीनी नेता है। उनको पता है कि मैं तो, मेरे लिए तो कम से कम कार चलने के लिए है, हेलीकॉप्टर नहीं तो क्या हुआ, मैं कार से निकल जाऊंगा। लेकिन 5, 7, 8 किलोमीटर चलते हुए भी, साइकिल पर भी लोग मीटिंग के लिए आए होंगे। अगर 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर कोई साइकिल चला के आता है तो उसके पैर में कितना दर्द होगा। अगर वो मुझे सुनने के लिए अपने पैरों का दर्द सह लेता है तो मुझे तो कार से जाना आराम से हो सकता है ना। तो ये तेजस्वी के दिमाग में आएगा ही नहीं ना। क्यों आएगा? उसको अगर बचपन से, यानी पलने से निकला
वो सीधा हेलीकॉप्टर में या हवाई जहाज में बैठा है। और जमीनी नेता वो होता है जिसके पैर होते हैं। तेजस्वी के पैर है ही नहीं। वो तो आज भी अपने माँ के या पिता के गोद में बैठा है, जमीन पर उतर कर चलने की कोशिश ही नहीं की है ना। होता है तो देखो, एक बात होती है कि आपके बच्चे होते हैं तो हमको बच्चे का वजन ज्यादा बोझ नहीं लगता, लेकिन फिर भी हम उनको अपने पैरों पर खड़ा हो इसलिए रोएगा तो भी जमीन पर उतारते हैं और चलना बाध्य कर देते हैं। अगर इनको रेडीमेड, मुझे बोलो कि उम्र 30 की नहीं है, इसको एमएलए बना दिया, 25 की उम्र थी और उसको वो मुख्यमंत्री बना दिया, तो वो गोद से उतरे कब है? तो गोद से नहीं उतरे हैं तो हेलीकॉप्टर या कार की जरूरत उनको लगती है। वो जमीन पर से नहीं जाएंगे, हवा से ही उड़ेंगे। और हवा में वो जो पुराने फिल्म का गाना है ना, आसमान पे उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा, तो यही हालत उनकी होगी, यही हालत होगी ना। तो चुनाव के नतीजे उनको पता है कि मौसम खराब है तो ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता। कम से कम अपोजिशन लीडर तो बन जाने वाला हूं, तो अगर टांग वगैरह टूटी, हेलीकॉप्टर गिर गया तो क्या करूंगा? उससे अच्छा है कि भाई मैं मोबाइल से ही भाषण कर देता हूं, आप सुनो। ये हार हार जो है वो स्वीकारने के बाद ही ऐसा आचरण हो जाता है इंसान का। बाहू, जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है और जो पिछले 20 साल से चीफ मिनिस्टर है, वो जमीन से जुड़ा हुआ है। और जो इस चुनाव में उतरने से पहले इस बात के लिए मरा जा रहा था और कांग्रेस पर प्रेशर बना रहा था कि पहले मुझे मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करो, उसकी अप्रोच देखिए। और यही चीजें हैं जो जनता शायद नोटिस करती है कि किसका अप्रोच क्या है, सोच क्या है, कौन पद के लिए मरा जा रहा है और कौन राज्य की जनता की सेवा के लिए तत्पर है। इस उम्र में भी इच्छा शक्ति का भी यहाँ पर नहीं, सवाल इच्छा आता शक्ति ही। नहीं, आप अनुभव देखो। अब 20 साल हो गए आप बोल रहे हो। अब 20 साल होने के बाद 2005 में नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद उस समय की जो स्कूल की बच्चियां थी, 12, 13, 14, 20, 15, 16 साल की होगी, उनको उन्होंने साइकिल फ्री में दी थी। बच्चियां स्कूल जाए इसके लिए साइकिल दी थी। वो 12, 13 साल की जो बच्चियां थी वो अब 32, 33 साल की हो गई है। शायद उनके भी बच्चे हो गए होंगे। और उनको वही नीतीश कुमार है जो आज 10,000 रुपए का सब्सिडी दे रहा है, अनुदान दे रहा है। तो वो उम्र में बच्चियां बड़ी हुई तो नीतीश कुमार के निर्णय शक्ति का भी मैच्योरिटी देख रहे हैं कि वो अपनी बच्चियों को बोल सकते हैं, अपने भांजे भतीजों को बोल सकते हैं कि अरे इसी चीफ मिनिस्टर ने शुरुआत में हमको साइकिल दी थी, हम पढ़े लिखे ज्यादा नहीं पढ़े होंगे लेकिन जितने भी पढ़े हैं ये इनकी मेहरबानी है। अब आज बोल रहे हैं कि भाई छोटा मोटा कुछ बिजनेस करो, अपने लिए रोजगार अपना बनाओ, और 10,000 रुपए दे रहे। तो वो जो बच्चियां थी, लड़कियां थी, वो आज गृहिणियां बन गई। और जब उनको ही 10,000 रुपए उसी चीफ मिनिस्टर से मिल रहे तो वो चीफ मिनिस्टरशिप की मैच्योरिटी देख रहे। और राहुल हो या तेजस्वी हो, उनकी इमेच्योरिटी भी देख रहे हैं। तो मैच्योरिटी और इमेच्योरिटी, उसका कंपैरिजन व्यवहार में होता है। एक बात होती है जमीन का यानी घर का छोटा इंसान जो होता है वो अपनी जिम्मेदारी पर जीना चाहता है, प्रयास करता है, उसके लिए ये कंपैरिजन अपने आप हो जाता है। हम मंडी में जाते हैं तो सब्जी पूछते भाई ये कैसा है, खीरा कितने का है, बैंगन कितने का है, बाजू वाले को पूछते उसका कितना है, 3 लोगों को पूछते, वो कंपैरिजन से हम खरीद लेते कि इसमें क्या फायदे की चीज है।
तो जब लोग देखते हैं कि इसने कुछ भी नहीं किया, वो खुद की पढ़ाई नहीं की, लेकिन ये चीफ मिनिस्टर है जिसने हमको साइकिल दी थी और आज हमको फिर अपने पैरों पर बिजनेस में भी खड़ा करना चाहता है, तो ये आगे चलकर और कुछ कर पाएगा। वो कंपैरिजन होती है। और ये तो हेलीकॉप्टर है रेडी, लेकिन हेलीकॉप्टर नहीं उड़ रहा है तो इसका अपने पैरों पर भी भरोसा नहीं है, अपनी कार पर भरोसा नहीं है। ये क्या करेगा? जब चीफ मिनिस्टर बनेगा तो बोलेगा नहीं मौसम खराब है, आज मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता, आज बड़ी बारिश हो रही है, मैं सोच नहीं सकता, ये भी बोल सकता है ना तेजस्वी नाम का चीफ मिनिस्टर। तो ये लोग कंपेयर करते, तुलना करते और तय करते हैं कि हमें किसको चुनना है, किसको सत्ता में लाना है। और इनको पता तक नहीं है जिस ढंग से मैंने आपको याद होगा कि मैं 3-4 महीनों से बोल रहा हूं, आरएसएस ने चुनाव सीरियसली लिया है। और आपको पता नहीं है 20,000 के आसपास लोग आरएसएस के जो पिछले 1.5-2 महीने से मेहनत कर रहे, उनका टारगेट है एक एक वोटर से कम 2 या 3 बार बात होनी चाहिए। और वो सिर्फ बीजेपी के कैंडिडेट के लिए नहीं काम कर रहे हैं, वो पूरे 243 सीटों के लिए काम कर रहे हैं। जब उम्मीदवार सीट का बंटवारा नहीं होता, उम्मीदवार घोषित नहीं हुए थे, पर्चा नहीं भरा गया था, तब से वो पूरी की पूरी 243 सीटों पर टारगेट करके काम कर रहे हैं। और कैसे है, एक चुनाव क्षेत्र को 5 हिस्सों में बांटा है। उस एक हिस्से में फिर 10 ग्रुप होते हैं और 10 ग्रुप में एक में 5 ग्रुप, तो एक चुनाव क्षेत्र के लिए कितना डिवीजन हुआ है। और टारगेट क्या है? कम से कम 3 या 5 बार एक वोटर से बात होनी चाहिए। और पूरे 243 सीटों पर इनको पता तक नहीं है, ये बैठे थे वोट चोरी का नाटक करते और वो घर तक घुस गए थे। बिल्कुल। और आपने कंपैरिजन की बात की, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर आप चर्चा को लेकर के आए हैं। देखिए, एक तरफ नीतीश कुमार का करीब करीब 40 साल का राजनीतिक जीवन और अनुभव, 40 से भी ज्यादा, 50 के लपेटे में है। और दूसरी तरफ ये तेजस्वी यादव पैराशूट से उतरे और चूंकि लालू की संतान है, इसलिए इनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार और चेहरा बना दिया गया। नीतीश कुमार के इतने लंबे राजनीतिक जीवन में उन पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं है, जबकि लालू परिवार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। लालू को सजा हो चुकी, रेलवे में लैंड फॉर जॉब वाले मामले में भी, IRCTC वाले मामले में भी चार्जशीट पेश की जा चुकी है, जिसमें पूरा कुनबा इस समय भ्रष्टाचार के आरोपों में की जद में है। एक तरफ नीतीश कुमार है, साफ सुथरा जीवन है, वंशवाद को भी बढ़ावा नहीं दिया है, दूसरी तरफ लालू का परिवार है। कोई किसी तरह का मतलब तुलना ही नहीं है भाऊ। नहीं, तुलना करने की जरूरत नहीं। और भ्रष्टाचार से बाहर आप भी निकलो। देखो, हमारी सोच, यानी जो एकेडमिशियन है, पत्रकार है, यूनिवर्सिटी में बैठे हुए बुद्धिजीवी है या राजनीति का अभ्यास करने वाले, उनके दिमाग में जो भ्रष्टाचार है वो भ्रष्टाचार आम इंसान के जिंदगी में नहीं है। वो बोलते हैं चलो ये 200 रुपया रिश्वत लेता है लेकिन काम भी करता है। वो लोगों को भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं लगता। भ्रष्टाचार का फर्क होता है, इन्होंने जमीनें लूटी लोगों की रोजगार देने के बदले में, और रोजगार मिला तक नहीं। अगर समझो नीतीश के मंत्रिमंडल में कोई ऐसा भ्रष्टाचारी होगा लेकिन उसने काम किया होगा, तो लोग बोलेंगे यार काम तो किया है, ठीक है, उसका चार्ज लिया है। तो भ्रष्टाचार के बारे में लोग जब कंपेयर करते हैं तो बुद्धिजीवी जैसा कंपेयर नहीं करते। हमको बिल्कुल साफ सुथरा चाहिए। नहीं, हमने चावल का बोरा लाया, उसमें ठीक है भाई
50 किलो का बोरा लाया है, उसमें 50 ग्राम शायद क्या बोलते हैं कंकड़ मिले तो उसको हम सांप मानते हैं। हाँ, अगर 50 किलो में 10 किलो कंकड़ है और सिर्फ 50 ग्राम कंकड़ है तो दोनों को भ्रष्ट नहीं माना जाता। तो लोगों का भ्रष्टाचार की तरफ देखने का तरीका बदल गया। आप बोलोगे ये भी भ्रष्ट है। देखो, कोई 4 दाने चने के उठाता है और मुंह में डाल देता है, उसको चोरी नहीं बोलते। हाँ, आप पूरा का पूरा एक पैकेट है चने का, वो उठाओगे तो वो चोरी हो जाती है। लेकिन चने के दुकान पर खड़े हो और वो सींग का दाना हो, 2 उठा के मुंह में डाल दिया तो उसको चोरी नहीं मानते लोग। तो वोटर जो है वो कॉमन मैन है, वो जिस ढंग से सोचता है उसी ढंग से सोचकर हमको कंपेयर करना पड़ेगा और फिर हम देख सकते हैं कि एक अच्छा चल रहा गवर्नमेंट है। ये बहुत बड़ा अच्छा गवर्नमेंट मैं नहीं मानता, बिल्कुल नहीं है। कि नीतीश की गवर्नमेंट बहुत अच्छी चली है, बिल्कुल नहीं मानता। लेकिन एक बात है कि मुझे फिल्में बहुत याद आती है। वो गाइड फिल्म थी, उसमें वो देवानंद, वो वहीदा रहमान अपने पति से उसका झगड़ा हुआ है और वो गुस्से में है, उसका ठंडा हुआ गुस्सा। उसके बाद देवानंद, वो गाइड था, उसको समझाता है कि हमारे बीवी ने ऐसा किया होता तो 2 थप्पड़ रसीद कर देते। तो उस वक्त वहीदा रहमान उस गाइड को बोलती है थप्पड़ मारते लेकिन प्यार भी तो करते। ये जो फर्क है, ये मेरा पति तो मार रहा है, तुम भी अपने पति को मारोगे लेकिन प्यार भी तो करोगे ना। ये प्यार भी नहीं करता, फर्क वो होता है। कॉमन मैन जिस ढंग से सोचता है उस ढंग से सोचोगे तो वोटर कैसी तुलना करके निर्णय लेता है इसका आपको पता चलेगा, समझ आएगा। तो इसलिए बिल्कुल कंपैरिजन तो है ही नहीं। लोगों को बार बार वही याद आएगा। मैंने कल एक वीडियो देखा, मुस्लिम बच्चियां थी स्कूल की, तो उनको पूछा तेजस्वी, बोले नहीं, हमको स्कूल जाना है, हमको नीतीश चाहिए, हमको शाम को भी घर से बाहर निकलना है वरना तेजस्वी आ जाएगा तो हमारे पेरेंट्स हमको घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। तो वो फर्क है। आम आदमी कैसे कंपेयर करता वो इंपॉर्टेंट होता है। टीवी चैनल पर डिबेट करने वाला बुद्धिजीवी क्या करता है उसको मैं ज्यादा अहमियत नहीं देता। भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपने चर्चा की है और इतना समय निकाला है। दर्शकों से भी निवेदन है, आपको अगर ये चर्चा पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, इस वीडियो को फॉरवर्ड करें। अभी तक अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाऊ, थैंक यू सो मच, नमस्कार।